के लिए हमारे साथ टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी है और तुहिन पांडे डीपम सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी आपके पास आना चाहेंगे। सर, कैपेक्स जो है 11 लाख करोड़ 11.11 लाख, ये कहा जा रहा है कि पिछले साल का जो 10 लाख करोड़ था उसमें भी अभी 9.5 ही शायद यूटिलाइज हो पाएगा इस फिस्कल में। बोरोइंग हमारा 14.13 लाख करोड़ का है। कैसे आप बैलेंस बना पा रहे हैं कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम कर पा रहे हैं? क्या प्रोविजनिंग है? फिस्कल डेफिसिट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू जो है उसमें हम अगले साल 11.5% का बढ़ोतरी हम अनुमान करते हैं कि होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इस साल बहुत बड़े मात्रा में ग्रो हुआ है और अगले साल वो मेंटेन होगा। और तीसरा कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ही एक टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, तो इन तीन कारण से हम इसको मैनेज कर पाएंगे 5.1% डेफिसिट इवन विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। एक एग्रीकल्चर क्रेडिट के नंबर्स क्या है सर, वो क्लियर नहीं हो? क्या वो 20 लाख करोड़ के इस बार का? वो मेरे पास अभी नहीं है, वो नहीं। सॉरी। ओके सर, दूसरा हाउसिंग प्लान जो अनाउंस हुए हैं उसके कॉन्ट्रोल पे क्या इंटरेस्ट सबवेंशन एक पार्ट रहेगा कि उसमें और कुछ होंगे? और क्या ये सर जो क्या क्या हो सकता है उसका अभी डिस्कशन अभी भी चालू है। वहां वी आर डिस्कसिंग इट विद द मिनिस्ट्रीज। इसमें वो भी एक पॉसिबिलिटी है सबवेंशन। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट को अच्छी तरह जोड़ के एक पैकेज बनाए। तो इसका अभी तक क्लैरिटी आने वाला है, अभी मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। तीसरा आपसे एक और जानना चाहेंगे सर, एनपीएस को लेके एक कमेटी बनाई गई थी जिसको आप हेड कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि एक मिनिमम गारंटी दिया जा सके नेशनल पेंशन स्कीम के, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं। उस पे क्या हो रहा है, उस पे कुछ क्लैरिटी दे? हमारे डेलिब्रेशंस ऑनगोइंग हैं। हमने कई स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया है और कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं। हमारा आवर वर्क इज ऑन। ओके, तो कब तक हो जाएगा सर? उस पे कुछ मैं उसमें कुछ डेट अगले बजट में कुछ देने के लिए मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। ओके सर, पांडे सर आपके पास आना चाहेंगे। आपने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के कॉन्टोर्स चेंज हो रहे हैं, अब हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे चलकर हम यही देखेंगे कि पीएसयूज का, जैसा कि आपने कहा कि 15 लाख करोड़ से 4 साल में हम 48 लाख करोड़ या उससे ज्यादा के ये हो गए हैं, तो अब हम डिसइन्वेस्ट नहीं करके वेल्थ क्रिएशन और डिविडेंड के थ्रू अर्निंग करेंगे? आगे गवर्नमेंट का क्या फोकस होगा? नहीं, वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंटली उसको हमेशा वेल्थ को रखना है। मेन चीज ये है कि जो यदि हम उसको एग्रेसिवली करेंगे तो हम जो वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आई है उसको मिस कर देंगे। तो कैलिब्रेटेड, धीरे धीरे और तरीके से, और दोनों को करते हुए, डिसइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, उनको देख के, टोटल रिसोर्सेज को देखते हुए करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक है कि हम कंट्रीब्यूट करें बजट को, बट वो सस्टेन्ड बेसिस पे हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 सालों में सब कुछ खत्म कर दें और उसके बाद हमारे पास कुछ हो ही नहीं करने को। और स्पेसिफिक डिसएडवांटेज अगर हुआ तो क्या आईडीबीआई बैंक इस अगले फिस्कल में हो जाएगा? एससीआई, आईडीबीआई बैंक क्या आपको रखते हैं? आशा करते हैं, क्योंकि वो तो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, तो अगले फिस्कल तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें एनएमडीसी की, बीईएमएल की, इन सब में क्या प्रोग्रेस हो रहा है सर? बीपीसीएल इसमें भी अब एनएमडीसी, तो एनएमडीसी में आप जानते हैं कि उसमें तो पहले प्लांट भी तैयारी हो रही थी, जो कि प्लांट कमीशन हुआ है सितंबर में, तो उसका आगे उसको देखा जाएगा। और बेमल में भी आई थिंक डीमर्जर का इशू रहा है, डीमर्ज हो गया है, लेकिन उसमें भी हमें लैंड में एनओसीज और स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जो एक्सेस लैंड की जो टाइटल जो दूसरे तक प्रॉपरली पास नहीं होती, तब तक वो ये रहेगा और जो बिडर्स हैं वो उसमें फाइनेंशियल बिड देने में संकोच करेंगे। एक और प्रश्न है, एलआईसी की ओएफसी की बात हो रही है कि एलआईसी की अब आईपीओ प्राइस के लगभग बड़ा आसपास आ गई हैं स्टॉक प्राइसेस, तो क्या सरकार उसका ओएफसी लाने का विचार कर रही है? ये देखिए, कब लाएगी, कैसे लाएगी, क्यों लाएगी, ये इसी को ही करने के लिए हमने ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का है, जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो अपॉर्चुनिटी को उसी प्रिंसिपल से लाया जाता है। आपको मालूम है कि सेबी के नियम हैं, बिल्कुल, तो ये चीजें टीवी स्टूडियो में बताई नहीं जा सकती कि इसमें ओएफएस आ जाएगा, इसमें कब आएगा, कैसे आएगा। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या विचार हो रहा है गवर्नमेंट में, क्योंकि इस पे बातचीत चल रही है? नहीं, विचार की सबसे पहले तो आई थिंक वैल्यू क्रिएशन का इम्पोर्टेंट था। आपको मालूम है कि एलआईसी आईपीओ के बाद
ऐसे इवेंट्स आए, क्योंकि जिस संदर्भ में उस समय हुआ कि FIIs नहीं थे, FPIs नहीं थे और रिटेल ने उसमें बहुत रोल प्ले किया, तो हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि वो लोग भी रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स में रहें और ये नहीं कि हम लोग आगे एग्रेसिवली उस पर बढ़ें। इसीलिए एक समय सीमा भी बढ़ाई है LIC में MPS करने की, सरकार ने घोषित की है, जो 5 साल होती है उसको 10 साल किया है। तो सर आपसे एक क्लैरिफिकेशन और चाहिए, टूरिज्म सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट काफी उत्साहित है। आज से पहले तक हमको 5 साल पहले 6 साल पहले हमको याद है कि टूरिज्म के लिए 100 करोड़ या 200 करोड़ का बजट होता था। इस पर सरकार बोल रही है कि 75,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे स्टेट्स को। दूसरी, रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, खासकर राम मंदिर के बाद। उसको लेकर गवर्नमेंट की क्या सोच है वहां, तो कितना पोटेंशियल देखते हैं आप वहां? मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, ये 75,000 सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, टूरिज्म भी इसमें एक अंग है। रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और इसलिए जो हमने इसमें जिक्र किया है बजट में, ये है कि एक स्थल अगर उसको एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है तो वहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। वहाँ होटल चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए, ताकि आप एक मंदिर या किसी स्थल को देखने के लिए आए तो सिर्फ उसमें सीमित न रखते हुए उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज, उसके लिए स्टेइंग के लिए अच्छे इंतजाम, कनेक्टिविटी, रोड, एयर, रेल और उसका एक अच्छा माहौल, ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में बनाने के लिए आइकॉनिक डेस्टिनेशंस में, इसके लिए हम ये असिस्टेंस देंगे स्टेट्स को और इसको स्टेट्स ही बनाएंगे, लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर सर्टेन सेलेक्टेड लोकेशंस और इसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म भी एक अहम अंग है उसमें। Okay. और एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो OMCs को अलाउंस हुआ था 30,000 करोड़ का दिया जाएगा, उसे क्यों पोस्टपोन किया गया? क्या आपको लगता है OMC अभी क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं तो उनके पास एनफ पैसा है? देखिए, ये उनको एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन था कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब लगता है कि वो in this financial year it will not actually go through and therefore the provision has been made next year. और एक लास्ट क्वेश्चन सर पूछते हैं, फेम 2 जो अभी खत्म हो रहा है 31 मार्च को, एक्सपेंडिचर बजट में 2,600 कुछ करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, तो ये फेम 2 के लिए ही होगा या फेम 3 आएगा? फेम 2 के लिए है। फेम 2 के लिए जो स्कीम 31 मार्च तक है उसका सब्सिडी रिलीज अगले साल होगा, तो 31 मार्च के बाद देयर वुड बी केसेस विद स्पिल ओवर। और क्या गवर्नमेंट चूंकि ईवी को सपोर्ट करना है तो फेम 3 के बारे में भी सोच रही है? मैं अभी देयर इज नो डिसीजन ऑन फेम 3, दैट्स अ सेपरेट डिसीजन, आई कांट कमेंट नाउ। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे सर, एक SCI का डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, उस पे क्या अभी क्या स्टेटस है सर? उसका SCI का डिसइन्वेस्टमेंट कब तक हो सकता है? उसका हमने जो उसके जो नॉन कोर एसेट्स थे उसके लिए एक कंपनी का डीमर्जर ऑर्डर हुआ था और उसके पश्चात स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई और हाल में ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन जो कि स्टैम्प एक्ट के अंडर जायज़ है, डीमर्जर पे नहीं लगनी चाहिए, वो कैबिनेट ने पास किया है और उसका नोटिफिकेशन होते ही हम लोग उसकी लिस्टिंग की ओर बढ़ेंगे। नई जो SCI लाल, तो उसका सेपरेशन, जब दोनों सेपरेशन हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को नए शेयर जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो जो मेन जो हमारा वो है उसमें फिर हम फाइनेंशियल बिड्स की ओर बढ़ेंगे। ओके सर, इंडियन स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब मेन बजट आएगा जुलाई में तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। FM ने बजट प्रेजेंट किया है और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। टैक्स बुएंसी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, हमारा ग्रोथ अच्छा हो रहा है, आगे क्या ये, अगर हम GST की बात करें तो जनवरी में 1,72,000 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, पिछले 9 महीने में भी GST 1,65,000 करोड़ से ज्यादा रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं, तो क्यों कंज्यूमर्स को, टैक्स पेयर्स को कुछ इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे हैं? पिछली बार अगर आप इंटरिम बजट की बात करें तो पीयूष गोयल ने 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक के इनकम को टैक्स नील कर दिया था, इस बार कुछ नहीं दिया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार पिछले बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सी रियायतें, बहुत से इंसेंटिव्स दिए गए थे
जो आपने 5 लाख रुपए की सीमा आपने बताई, वो 5 लाख रुपए से बढ़ा करके पिछले वर्ष ही 7 लाख रुपए बढ़ाई गई थी। उसी प्रकार से जो सैलरीड लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट सैलरीड लोग हैं, उनको रिटायरमेंट पे जो फंड मिलता था, ग्रेच्युटी इत्यादि, उसका 2.5 लाख रुपए तक उनको टैक्स नहीं लगता था। उस लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 30 लाख रुपया किया गया था। साथ ही साथ जो एक सरलीकरण की बात की गई, एक सरलीकरण जो टैक्स योजना, पर्सनल इनकम टैक्स योजना थी, उसमें और बहुत, जो पहले 6 टैक्स स्लैब्स होती थी उसको घटा करके 5 टैक्स स्लैब्स किया गया और टैक्स दरों में भी कटौती की गई। तो पहले से ही काफी अधिक मात्रा में टैक्स रियायतें मिडिल क्लास के लिए पूर्व में ही, पिछले वर्ष में ही दी गई। इस वर्ष अंतरिम बजट होने के कारण से उसमें और अधिक कोई रियायत इसलिए नहीं दी गई। लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अभी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सभी जो विभिन्न डिमांड्स हैं, सभी हमारे जो करदाता हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, करीब 65 करोड़ हमारे पास में पैन होल्डर्स हैं, करीबन 12 करोड़ करदाता हैं, करीबन 8 करोड़ ऐसे करदाता हैं जो कि रेगुलरली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनमें 2 करोड़ 68 लाख ऐसी एंट्रीज 1962 वर्ष 1962 से लेकर के और आज तक वो हमारे बुक्स में, हमारे रिकॉर्ड में दर्ज थी। उनमें से बहुत छोटी छोटी डिमांड्स भी थी, जिसके कारण से काफी असुविधा लोगों को होती थी, क्योंकि पुरानी डिमांड थी तो उसको वो, हालांकि उन्होंने उसको पेमेंट कर रखा है, लेकिन चूंकि हमारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ये विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड था, बाद में हमने इसे कंप्यूटरीकृत किया। तो जब हमने विकेंद्रीकृत से केंद्रीकृत, कंप्यूटराइज्ड इसे किया, तब उसके अंदर में ये रिकॉर्ड कुछ इधर उधर हो गया और उसे रिकंसाइल नहीं होने के कारण से लोगों को परेशानी होती थी। उसको अभी इस बजट में माननीय मंत्री ने कहा है कि जो वर्ष 9-10 वित्तीय वर्ष 9-10 तक की 25,000 रुपए तक की इस तरह की डिमांड की एंट्रीज हैं, उनको हम परस्यू नहीं करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे। और उसी प्रकार से वर्ष 10-11, वित्तीय वर्ष 10-11 से वित्तीय वर्ष 14-15 तक की 10,000 रुपए तक की जो डिमांड एंट्रीज हैं, उनको भी हम विड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से करीबन 1 करोड़ से अधिक ऐसी डिमांड एंट्रीज हैं जिसको परस्यू नहीं किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा और इससे हमारे सभी करदाताओं को लाभ होगा। बिल्कुल आपने सही कहा।